आज एक कांग्रेसी नेता की किताब ने 26/11 के जख्म को फिर से ताजा कर दिया। कांग्रेस के नेताओं ने ही अपनी किताब में लिखा है कि एयरफोर्स तैयार था, आर्मी तैयार थी, नेवी भी तैयार थी, बस ऑर्डर नहीं था। इतनी बात तो आपने अब तक पढ़ ली होगी, लेकिन जो अधिकारी उस वक्त सरकार के अंदर काम कर रहे थे, जिन लोगों ने अपनी आंखों से उस वक्त के घटनाक्रम को देखा था, वो भी इस बात की पुष्टि करते हैं कि तब लीडरशिप कमजोर थी, इसलिए पाकिस्तान पर कार्रवाई का कोई फैसला ही नहीं हुआ। आज हमने एक नहीं 3 किताब पढ़कर यह पता लगाया कि आखिर मनमोहन सरकार क्यों चूक गई, आखिर क्या मजबूरी थी कि मनमोहन सिंह पाकिस्तान से बदला नहीं ले सके। खास रिपोर्ट देखिए। जब मुंबई पर सबसे बड़ा आतंकवादी हमला हुआ, तब मनमोहन सरकार के अंदर क्या चल रहा था? पाकिस्तान पर हमला करें या फिर नहीं करें, उस वक्त मनमोहन सरकार के अंदर इतना असमंजस क्यों था? आखिर मनमोहन सिंह उस वक्त क्या सोच रहे थे? भारत सरकार और उस वक्त की राजनीति की मौजूदा परिस्थितियों को समझने के लिए हमने 3 किताबों की डीप स्टडी की है। किताब नंबर 1, चॉइसेस इनसाइड द मेकिंग ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। यह किताब लिखी है शिवशंकर मेनन ने, जो 26/11 हमले के वक्त मनमोहन सरकार के अंदर विदेश सचिव थे और एक तरह से मनमोहन सिंह के सलाहकार भी थे। किताब नंबर 2, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। यह किताब लिखी है संजय बारू ने, जो मई 2004 से अगस्त 2008 तक मनमोहन सिंह के मीडिया सलाहकार थे। किताब नंबर 3, लेट मी से इट नाउ। यह किताब लिखी है राकेश मारिया ने, जिनको मुंबई पुलिस की तरफ से 26/11 हमले की जांच करने का जिम्मा सौंपा गया था। 26 नवंबर 2008 को जब लश्कर के आतंकियों ने मुंबई को दहला दिया था, तत्कालीन विदेश सचिव शिवशंकर मेनन ने सारे घटनाक्रम को बहुत करीब से देखा था। भारत और दुनिया के इतिहास में सबसे क्रूर और वेल प्लान्ड आतंकवादी हमले पर भी शिवशंकर मेनन ने अपने विचार रखे हैं। यह किताब चॉइसेस इनसाइड द मेकिंग ऑफ इंडिया फॉरेन पॉलिसी शिवशंकर मेनन ने लिखी थी। उनकी इस किताब में एक चैप्टर सिर्फ और सिर्फ मुंबई हमले पर ही लिखा गया था। चैप्टर नंबर 3, रेस्ट्रेंट और रिपोस्ट, द मुंबई अटैक एंड क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म फ्रॉम पाकिस्तान। इसका हिंदी में अर्थ है संयम या प्रतिक्रिया, मुंबई हमला और पाकिस्तान से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। अपनी किताब में शिवशंकर मेनन ने लिखा है कि मुझसे कई बार यह पूछा गया था कि आखिर 26/11 के हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान पर हमला क्यों नहीं किया, या फिर भारत ने पाकिस्तान पर कोवर्ट अटैक यानी सर्जिकल स्ट्राइक जैसा सीक्रेट अटैक क्यों नहीं किया। उस वक्त मैं खुद पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मुरीदके में मौजूद लश्कर ए तैयबा के हेडक्वार्टर पर, या पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में आतंकवादियों के कैंप पर, या फिर ISI के खिलाफ त्वरित और स्पष्ट प्रतिक्रिया चाहता था, क्योंकि ये साफ तौर पर हमलावर नजर आ रहे थे। अगर हमने ऐसा किया होता तो हम भावनात्मक रूप से संतुष्ट होते और पूरी दुनिया में 3 दिनों तक लगातार भारत की सुरक्षा व्यवस्था की विफलता को लेकर जो शर्मिंदगी हुई, उससे आगे निकल जाते। सवाल यह है कि अगर मनमोहन सिंह सरकार के अंदर बैठे अधिकारी पाकिस्तान से 26/11 के हमले का बदला लेना चाहते थे, तो फिर मनमोहन सरकार क्यों चुप बैठी रह गई? इसी किताब में आगे तत्कालीन विदेश सचिव शिवशंकर मेनन लिखते हैं, 26/11 के हमले को लेकर मनमोहन सरकार के अंदर एक के बाद एक लगातार कई सरकारी बैठकें और अनौपचारिक मीटिंग्स भी हुई, जिसमें हमारी राय भी मांगी गई थी। उस वक्त राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रहे MK नारायणन ने सरकार के सामने मिलिट्री और दूसरे विकल्पों की समीक्षा भी की थी। उस वक्त तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने भी अपनी राय प्रधानमंत्री के सामने रखी थी। विदेश सचिव के तौर पर मेरा काम विदेशी मामलों को हैंडल करना था। तब भी मैंने विदेश मंत्री प्रणब मुखर्जी और प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह से कहा था कि हमको प्रतिक्रिया जरूर देनी चाहिए और हमला करना चाहिए, ताकि दोबारा पाकिस्तान ये जरूरत न कर सके। हमारी अंतर्राष्ट्रीय साख दोबारा कायम हो और जनता की भावनाएं भी शांत हो। मुझे लगता है कि पाकिस्तान ने लाइन क्रॉस की थी और उसे उसके किए के मुताबिक प्रतिक्रिया मिलनी चाहिए थी। शिवशंकर मेनन ने यह भी लिखा कि उस वक्त मनमोहन सरकार में वरिष्ठ नेता और विदेश मंत्री रहे प्रणब मुखर्जी पाकिस्तान पर एक्शन के मेरे विचारों से पूरी तरह सहमत थे और उन्होंने सार्वजनिक रूप से यह कहा था
कि भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ सारे विकल्प खुले रखे हैं। भारत सरकार के अंदर एक असमंजस बरकरार था, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान की रणनीति बिल्कुल साफ थी। अपनी किताब में शिवशंकर मेनन लिखते हैं कि पाकिस्तान ने 26/11 के हमले को भारत की ही एक साजिश बताया और पाकिस्तान ने यह कहा कि भारत ने खुद ही यह हमला अपने ऊपर करवाया है ताकि पाकिस्तान पर हमले का बहाना ढूंढा जा सके। यह कहते हुए पाकिस्तान ने अपनी फौजें बॉर्डर पर जमा कर दी थी। उस वक्त पाकिस्तान के प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी थे और प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी थे। पाकिस्तान में सरकार पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी यानी पीपीपी की थी। पाकिस्तान युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार हो रहा था और उकसाऊ बयानबाजी कर रहा था। इसके बाद भी मनमोहन सरकार ने पाकिस्तान पर कोई हमला नहीं करने का फैसला किया। शिवशंकर मेनन ने इसकी वजह का खुलासा करते हुए अपनी किताब में लिखा है कि मुझे अब लगता है कि उस समय पाकिस्तान पर मिलिट्री हमला नहीं करके कूटनीति से काम लेना ज्यादा सही कदम था, क्योंकि उस वक्त हमारा बड़ा लक्ष्य सीमा पार आतंकवाद को काबू करना था और इसके लिए दूसरे देशों की प्रतिक्रिया और हमारे संबंधों की भूमिका बड़ी होने वाली थी। सवालों का बहुत साधारण सा जवाब यह है कि पाकिस्तान पर हमला करने से ज्यादा फायदा पाकिस्तान पर हमला ना करने में था। शिवशंकर मेनन ने अपनी किताब पर पाकिस्तान पर सैन्य हमला ना करने के 6 कारण गिनाए। सबसे पहली बात, अगर भारत पाकिस्तान पर हमला करता तो पाकिस्तान की जनता पाकिस्तान की सेना के साथ खड़ी हो जाती, जिससे पाकिस्तान में जनता के द्वारा चुनी गई पीपीपी की सरकार की स्थिति पाकिस्तान की जनता के बीच में कमजोर हो जाती और तब पीपीपी की सरकार आतंकवादी संगठनों पर आधे अधूरे मन से कार्रवाई करती। पाकिस्तान पर हमला करने से पाकिस्तान के नागरिकों के द्वारा चुनी गई सरकार कमजोर हो जाती, जबकि पाकिस्तान की चुनी हुई सरकार के साथ ही भारत के अच्छे रिश्ते स्थापित हो सकते थे। पाकिस्तान की सूचना मंत्री शेरी रहमान ने सार्वजनिक रूप से यह स्वीकार कर लिया था कि कसाब पाकिस्तानी है, जिसके बाद आर्मी के दबाव में शेरी रहमान को सरकार से हटा दिया गया था। इसके अलावा भारत से युद्ध करके पाकिस्तान की सेना पाकिस्तान के अंदर अपनी स्थिति को मजबूत करना चाहती थी, लेकिन तब मनमोहन सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक जैसा कोई सीक्रेट ऑपरेशन भी नहीं किया। इस पर शिवशंकर मेनन ने लिखा है कि आतंकवादी संगठनों के कैंपों पर एक्शन से भी कोई ठोस परिणाम हासिल नहीं होता, क्योंकि आतंकवादियों के कैंप टिन और छप्पर के बने होते हैं और उनको नष्ट करके कुछ भी हासिल नहीं होता। मुरीदके में जहां लश्कर का दफ्तर था, वहां हमला करने से पाकिस्तान के नागरिकों के जान माल का खतरा हो सकता था, क्योंकि लश्कर के दफ्तर के आसपास स्कूल और हॉस्पिटल भी मौजूद थे। संजय बारू ने भी उस वक्त प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की मनस्थिति का बहुत बारीकी से विश्लेषण किया है। संजय बारू ने अपनी किताब द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर में लिखा कि उस वक्त प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को 2 चुनौतियों से निपटना पड़ रहा था। पहला, आर्थिक मंदी का खतरा और दूसरा, भारत पर लगातार हो रहे आतंकवादी हमले। संजय बारू लिखते हैं कि इन 2 चुनौतियों ने मनमोहन सिंह को बहुत थका दिया था। मनमोहन सिंह बहुत ज्यादा परेशान थे और उनकी सेहत खराब हो रही थी। संजय बारू ने लिखा कि दिल्ली की यात्रा के दौरान जब मैंने मनमोहन सिंह से मुलाकात की थी तो उनके दिमाग पर काफी ज्यादा दबाव था। 26 नवंबर के आतंकी हमले और लेमन ब्रदर्स के पतन के बाद आए आर्थिक संकट ने उनको बहुत परेशान और चिंताग्रस्त कर दिया था। मैंने देखा कि इन 2 संकटों ने उनकी सेहत को भी बुरी तरह से प्रभावित किया था। संजय बारू आगे लिखते हैं कि 26 नवंबर के हमले के बावजूद भी जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह 2009 का चुनाव जीत गए, तब उन्होंने दोबारा पाकिस्तान के साथ बातचीत शुरू करने की कोशिश की और इसके बाद जून 2009 में उनकी आसिफ अली जरदारी के साथ मुलाकात भी हुई। मुंबई हमले की जांच करने वाले पुलिस अधिकारी राकेश मारिया ने अपनी किताब लेट मी से इट नाउ में पाकिस्तान की एक और साजिश का भी पर्दाफाश किया है। राकेश मारिया ने लिखा कि अगर कसाब जिंदा न पकड़ा गया होता तो उसके पास से वो फर्जी पहचान पत्र बरामद ना हुआ होता जिसमें उसे समीर दिनेश चौधरी बताया गया था। पहचान पत्र में समीर दिनेश चौधरी को हैदराबाद के अरुणोदय डिग्री कॉलेज का छात्र बताया गया था। इसके अलावा इसी तरह बेंगलुरु की फर्जी आईडी भी मिली थी। अगर कसाब उस फर्जी आईडी के साथ मर जाता तो अखबारों की हेडलाइंस चीख रही होती कि कैसे एक हिंदू आतंकवादी ने मुंबई पर हमला किया। टीवी पत्रकार बेंगलुरु में इकट्ठे होकर उसके परिवार और पड़ोसियों का इंटरव्यू ले रहे होते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पाकिस्तान के फरीदकोट का अजमल कसाब मेरे सामने बैठा था और मैं उससे पूछ रहा था कि तू क्या करने आया था। यानी कहीं ना कहीं पाकिस्तान ने ना सिर्फ तत्कालीन भारत की सरकार को असमंजस की स्थिति में डाल दिया था, बल्कि हिंदू संगठनों को बदनाम करके भारत की राजनीति में भी भारी उथल पुथल की प्लानिंग बनाई थी।
इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।